हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 की होने वाली है। और बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 में जो आपकी हिंदी है, जिसका नाम हिंदी भाषा और साहित्य है, आज हम इस हिंदी का पूरा ही क्वेश्चन पेपर क्लियर करने वाले हैं विद आंसर। देखिए, ये जो आपकी हिंदी है ये हिंदी ए है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करके आपके सामने लेकर आई हूँ। यानी आपको इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन भी मिलेंगे कि क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखना है और क्या आंसर होगा। तो चलिए, बिना देरी करें हम लोग इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरा ही क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़े से निर्देश हैं जो कि छात्रों के लिए अनिवार्य होते हैं। और यहाँ पर एक और निर्देश होता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी आपको सभी प्रश्न करने हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो हमारा निम्नलिखित की स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी यहाँ आपको स्वप्रसंग व्याख्या करनी है और ऐसे 3 पैराग्राफ आपको देखने को मिलेंगे जो टोटल आपके 24 नंबर के हैं। देखिए, स्वप्रसंग व्याख्या जो होती है वो हमेशा अलग अलग पैराग्राफ की आती है। ये आपकी बुक में से आती है, तो आप इसे बुक में से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अगर आपको फर्स्ट नहीं आता तो अथवा में आपको ऑप्शन दिया जाता है। फिर आपका खा है, फिर आपका खा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, खा में भी ये हमारा खा है। फिर अथवा में दे रखा है, अथवा में भी आप यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद में गा स्टार्ट हो जाता है। गा को देख लेते हैं। ये आपकी गा है, उसकी आपको सुपरसन व्याख्या करनी है और ये गा का ही अथवा पॉइंट दे रखा है, यानी अथवा वाला दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है अवधि भाषा के विकास पर प्रकाश डालिए। यानी आपको इसमें अवधि जो भाषा है उसके विकास क्रम पर प्रकाश डालने हैं। या फिर अथवा वाला क्वेश्चन है, राजभाषा के रूप में हिंदी के महत्व पर विचार कीजिए। यानी जो राजभाषा के रूप में हमारी हिंदी भाषा है, इसके महत्व पर आपको विचार करना है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखे। यानी जो भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी वो आपको बतानी है। और इसके अथवा में दे रखा है भारतेंदु युग साहित्य के महत्व का विवेचना कीजिए। यानी जो भारतेंदु युग साहित्य थे, उसके टाइम पे जो इनके साहित्य थे उनकी आपको विवेचना करनी है कि उस टाइम के जो साहित्य था भारतेंदु युग का वो कैसा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा काव्य काल की दृष्टि से रैदास की कविता का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो काव्य काल है उसकी दृष्टि से जो रैदास है उनकी कविता का मूल्यांकन आपको करना है। इसके अथवा में देख लेते हैं। इसके अथवा में आपको दे रखा है बिहारी का काव्य गागर से सागर का उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी जो आपकी बुक में बिहारी का काव्य है जो कि गागर में सागर है, उसका उदाहरण देते हुए आपको इसका स्पष्ट करना है कि ये किस तरह से बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बादल को घिरते देखा है, कविता का प्रतिपादन लिखिए। यानी ये जो आपकी बुक में कविता दे रखी है कि बादल को घिरते हुए देखा है, इसका आपको प्रतिपादन यानी आपको इसकी व्याख्या करनी है। नेक्स्ट इसके अथवा में दे रखा है छायावादी परंपराओं में प्रसाद का स्थान निर्धारित कीजिए। यानी जो छायावादी परंपराएं थी उसमें जो प्रसाद जी थे उनका स्थान निर्धारित करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, यहाँ कई पॉइंट है लेकिन आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं और 3 अटेम्प्ट यानी ईच जो होगा वो आपका 6 मार्क्स का होगा और 3 पूरे ही 18 मार्क्स के हो जाएंगे। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 6 18 मार्क्स का है। देखिए, यहाँ कई पॉइंट है। जैसे कि पहला है हमारा राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा संत काव्य परंपराओं में कबीर, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा द्विवेदी युग की विशेषताएं। नेक्स्ट है हमारा छायावाद का महत्व। नेक्स्ट है हमारा बेटी की विदाई की मूल संवेदना। यानी आपकी बुक में जो चैप्टर दे रखा है बेटी की विदाई, उसकी आपको मूल संवेदना करनी है। नेक्स्ट है हमारा माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य परिचय। यानी जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं उनका आपको साहित्य परिचय देना है। ये हमारा पूरा ही क्वेश्चन पेपर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, यानी इनके आंसर देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, यानी जिसमें हमें स्वप्रसंग व्याख्या करनी थी, तो हमें किन्हीं 3 की करनी थी क्योंकि 3 थे, लेकिन उसमें अथवा में भी 3 दे रखे थे, तो टोटल हमारे 6 हो जाते हैं। चलिए अब हम इन 6 की स्वप्रसंग व्याख्या देखते हैं। तो पहला था हमारा बिंदु देखिए उपेजे नहीं आशा जो दीप से सो होई विनाशा, ठीक है। इसका परिचय देखेंगे। इस पंक्ति का मूल्य भाव अध्यात्मक और योग्य संसाधनों के महत्व को व्यक्त करता है। यह आत्मचिंतन और परमात्मा के प्रति अन्य भक्ति पर जोर देता है, ठीक है। अब हम देखेंगे मुख्य भाव, ये इसके मुख्य भाव क्या हैं। तो इसके मुख्य भाव में आप लिख सकते हैं आशा और विश्वास। किस तरह से आशा और विश्वास, तो चलिए देख लेते हैं। बिंदु देखे उपेजे नहीं आशा का अर्थ है
कि बिना साक्षात्कार की आशा नहीं जन्म लेती। यानी देखिए, अगर साक्षात्कार ना हो, पढ़े लिखे इंसान ना हो, तो जो आशा है वो भी जन्म नहीं ले सकती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जो दिखता है वह नश्वान है, अतः इसमें अमर अमर और अंत आत्मा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यानी इसके अंतर्गत अमर और अंत आत्मा पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे नाम स्मरण की महिला, किस तरह से वरण साहित्य जो जोपे नापू में यह कहा गया है कि ईश्वर का नाम जपने वाली व्यक्ति निष्काम योग्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नाम स्मरण हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। यानी अगर हम ईश्वर का सिर्फ नाम ही जपें तो वो भी हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम इसमें लिखेंगे द्विदे का अंत, किस तरह से परचे रामू रवे जो कोई कहते हैं कि जिसने राम को जाना वह हर प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो गया। यानी इस पंक्ति का मतलब है कि जिसने भी राम को जान लिया, राम जी को जान लिया जो कि भगवान राम है, तो वो हर संबंध, हर जो बंधन है वो उससे मुक्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा त्रिलोकीय में साहित्य। त्रिलोकीय में साहित्य किस तरह से मन और माया के द्वंद्वों को समाप्त करने से आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। यानी इसमें त्रिलोक की बात की गई है कि अगर हम द्वंद्वों को समाप्त कर दें तो जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हम देखेंगे कर्म और संसाधन, किस तरह से मनुष्य को सच्चे साधक की तरह बिना किसी अभियान के ईश्वर का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। तो इसका आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं यह काव्यांश में आत्मचिंतन और भक्ति की ओर प्रेरित किया गया है। यह सिद्धांत है कि हमें कथन और नश्वर चीजों की अपेक्षा आत्मा और परमात्मा से जोड़नी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है वो है गुरुओं को दावा जैसे नाग के समूह समूह पर दावा, किस तरह से इसके परिचय देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं यह पंक्ति वीर शिवाजी के पराक्रम और उनकी सामरिक शक्ति का वर्णन करती है, जिसमें शिवाजी की तुलना गुरुण सिंह और बाज से की गई है। यानी देखिए, इन पंक्तियों में जो शिवाजी थे उनके बारे में बताया गया है और इनकी जो तुलना है वो गुरुण और सिंह और जो गुरुण सिंह और बाज से की गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे मुख्य भाग। मुख्य भाग में पहला आप लिख सकते हैं गुरुण और नाग की तुलना। गुरुण की तरह शिवाजी ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। यह उनकी अर्ज्य शक्ति को दिखाता है, यानी उनकी जो शक्ति है उनको दिखाने का कार्य करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सिंह और नागजू। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं शिवाजी की शक्ति सिंह की तरह श्रेष्ठ और प्रभावशाली है, जो शुद्धों के समूह को स्पष्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बाज का प्रतीक, किस तरह से शिवाजी को बाज की तरह चपल और तेज बताया गया है, जो किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकता है। यानी जिस तरह से बाज तेज और बहुत ज्यादा फुर्तीला होता है, इसी तरीके से शिवाजी को बताया गया है कि वो किसी भी परिस्थिति में अपनी विजय यानी जीत सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे दावा रवि किरण समाज को, किस तरह से शिवाजी की उपस्थिति सूर्य की किरणों की तरह प्रकाशमय और जीवनदायी थी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सार्वभौमिक संस्थान, किस तरह से ये पंक्तियां शिवाजी के सार्वभौमिक और न्यायपूर्ण शासन को स्थापित करती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं यह काव्यांश शिवाजी के साहित्य पराक्रम और नेतृत्व क्षमता का वर्णन करती है। यह दर्शाती है कि कैसे उन्होंने अपनी कुशलता से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। ठीक है, क्योंकि इसमें शिवाजी के बारे में ही बताया गया है और शिवाजी की तुलना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जाए जुगित सीखे सेब। ये जो पैराग्राफ है इसकी आप सुप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। इसमें आप पहले लिखेंगे परिचय। यह पंक्तियां उद्वैत दर्शन और ध्यान संसाधन की महिमा को व्यक्त करती हैं। ठीक है, इसके मुख्य जो भाग हैं उसमें पहला आप लिखेंगे योग और युक्ति, किस तरह से योग संसाधन मानव जीवन को अनुशासित करती हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे मेनाक परावर्तन को यह महान दुनिया को प्रतीक मानती है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अद्वितीय दर्शन। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं साहित्य अद्वितीयता में परमात्मा से एकाकार होने की बात की गई है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते यह संसारिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कानूनी संवेदनयन। इसमें आप लिख सकते हैं प्रकृति और परमात्मा के प्रति भक्ति का महत्व दिखाया गया है। साधक की दृष्टि अंतमुखी और स्तर बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ज्ञान और संसाधन का संतुलन। सच्चा योगी वही है जो सामरिक मोह माया से परे होकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब हम इसके निष्कर्ष देख लेते हैं। इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं यह पंक्तियां संसाधन और अद्वितीय दृष्टिकोणों पर बल देती है, जिससे संसार परमात्मा से निकट पहुंच सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसका फोर्थ पॉइंट, जो हमारा फोर्थ वाली सुप्रसंग व्याख्या थी, वो है हमारी गोदी के बरसों को धीरे धीरे
चली हो रानी, इसकी स्वप्रसंग व्याख्या का परिचय देखेंगे। इसमें आप लिखेंगे यह पंक्तियां जीवन के विभिन्न चरणों और उनमें बदलने के महत्व को दर्शाती हैं। इसके मुख्य जो भाग हैं, पहला आप लिखेंगे बचपन की यादें, गोदी में बिताए गए सुंदर क्षणों का स्मरण किया गया है इसमें। नेक्स्ट है हमारा जीवन में सामूहिक और सादगी के महत्व को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है हमारा विवाद और दायित्व, न्यायधारा का त्याग और नए संबंधों का आरंभ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे जीवन के इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करना है। ठीक है, ये बताया गया है कि हमें जीवन के हर रूप को सहजता और अच्छी तरीके से उसे स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ममता और प्रेम, माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम और उनकी इच्छाओं का पूरा करने का भाव इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारा संसार का यथार्थ, यह पंक्तियां बताती हैं कि समय के साथ हमें अपनी दायित्वों को निभाने के लिए नए संबंधों को अपनाना चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे जैसे समय बीतता है हमारे जो संबंध हैं, हमारे जो रिश्ते नाते हैं वो बदल जाते हैं। क्योंकि पहले कोई किसी की बेटी होती है या किसी का बेटा होता है, फिर वो बड़ा होता है, किसी का चाचा बनता है, किसी का मामा बनता है, किसी का भाई बनता है। तो हमें उन सभी रिश्तों को समय के साथ निभाना चाहिए। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। इसका निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं यह काव्यांश जीवन के परिवर्तनशील संभावना को दर्शाती है और हमें हर परिस्थितियों में सहजता से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ जो हमारा पैराग्राफ था वो था हमारा हिमाद्री तुंग श्रम से प्रतिबंधित शुद्ध भारती। इसका परिचय आपको देना है। इसके परिचय में आप लिख सकते हैं यह काव्यांश भारत माता की महानता और स्वतंत्रता की अभिलाषा को व्यक्त करती है। कवि ने भारत को हिमालय के समान ऊंचा, स्वच्छ और ज्ञानतम बताया है। साथ ही यह पंक्तियां भारतीय को वीरता और साहस के साथ अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, इसके जो मुख्य भाग है वो है हमारा पहला हिमालय का प्रतीकात्मक उल्लेख, किस तरह से हिमालय को भारत की भव्यता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट है हमारा हिमालय तुंग श्रृंग भारत के उच्च आदर्शों को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता का आह्वान, किस तरह से स्वतंत्रता का आह्वान है, इसमें आप पहला लिख सकते हैं स्वतंत्रता पुकारती से कवि ने स्वतंत्रता के प्रति भारतीयों की प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं यह पंक्तियां भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष की ओर इशारा करती हैं, क्योंकि देखिए जो भारत की स्वतंत्रता है वो भी इसी तरीके से वीरता से लाई गई थी। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे वीरता का प्रेरणा, किस तरह से वीरता की प्रेरणा है, इसमें आत्मीय वीर पुरुष से कवि ने भारतीयों को अमर और एंडिंग बनाने का संदेश दिया है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे दृढ़ प्रतिज्ञ होकर कार्य करने की प्रेरणा दी है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे पुण्य पथ का अग्रसर, किस तरह से कवि ने स्वतंत्रता के संघर्ष को पुण्य का कार्य बताया है। बड़े चलो से निरंतर आगे बढ़ने का परिश्रम करने की प्रेरणा दी गई है। बड़े चलो जो नारा दिया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गौरव का भाव, किस तरह से यह वाक्यांश भारतीयों को अपने देश की समृद्धि, संस्कृति और मूल्यों पर गर्व करने की शिक्षा देता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं देशभक्ति और साहस का संदेश देता है, क्योंकि इसके अंतर्गत देशभक्ति और साहस को दिखाया गया है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख व्यक्तियों में भारत की स्वतंत्रता, गौरव और अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान को समाहित किया गया है। यह कविता में भारत की स्वतंत्रता, गौरव और अद्वितीय संस्कृति पहचान को सम्मानित किया गया है। यह देशभक्ति और कर्तव्य की प्रति समर्पण का आह्वान करता है। नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है जिसकी हमें स्वप्रसंग व्याख्या करनी है वो है हमारा तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। ये जो आपका पैराग्राफ है इसकी आपको संप्रसंग व्याख्या करनी है। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं परिचय में लिखा गया है यह पंक्तियां हिमालय की प्राकृतिक सौंदर्य और उनकी जीवित परिस्थितियों तंत्र का वर्णन करती हैं। यह प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से जीवन के विभिन्न पक्षों को समझने का अवसर प्रदान करती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मुख्य भाग। इसके जो मुख्य भाग हैं पहला आप लिख सकते हैं हिमालय का भौगोलिक वर्णन, किस तरह से पहला आप लिखेंगे तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें पंक्तियों से हिमालय भव्यता और उसकी परिस्थिति का वर्णन करती हैं। यह झीलें हिमालय के समृद्ध परिस्थितिकी संतुलन को दर्शाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे झीलों का सौंदर्य। झीलों की श्याम नीले सलिल का उल्लेख को उनकी गहराई और शांतिपूर्ण स्वभाव को व्यक्त करती हैं, यानी झीलों का जो पानी है वो उनकी गहराई और जो शांतिपूर्ण व्यवहार है उसको व्यक्त करने का कार्य करती है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे
झीलें न केवल सुंदरता का प्रतीक है बल्कि हिमालय जीवनदायी पहलू भी हैं। ठीक, नेक्स्ट अब हम देखेंगे हिंसों की गतिविधियां किस तरह से हैं। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं, पावस की उमस से अंगुल हिंसों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आप इसमें लिखिए, हिंसों का विस्तृत खोजने का वर्णन जो उनके जीवन चक्र का प्रतिस्थिति का हिंसक है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रकृति और सांस्कृतिक संबंध। यह वर्णन मानव जीवन और प्रकृति के बीच गहरे संबंधों को उजागर करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, प्रकृति के इस सौंदर्य का अनुभव जीवन में संतुलन और शांति लाने में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रेरणा का स्रोत। इसके अंतर्गत पहला आप लिखेंगे, कवि ने प्रकृति को प्रेरणा का स्रोत बताया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे हिमालय की ऊंचाई और झीलों का अंत स्वरूप जीवन में धैर्य उत्साह का प्रतीक बताया गया है। यानी इसमें जो झीलें हैं उनका जो शांति का स्वरूप है और जो उनकी ऊंचाई है वो सभी उत्साह का प्रतीक बताया गया है। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, यह काव्यांश हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता और पर्यावरणीय महत्व को रेखांकित करता है। यह हमें प्रकृति के संरक्षण और उनकी भक्तियों का आदर करने का प्रेरणा देती है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अवधी भाषा के विकास पर प्रकाश डालिए। यानी जो हमारी अवधी भाषा होती है उसके विकास पर प्रकाश डालना है। तो इसका परिचय आप लिख सकते हैं, अवधी हिंदी की प्रमुख बोलियों में से एक है। एक उत्तर प्रदेश के अवधी क्षेत्र में बोली जाती है। यानी देखिए जो अवधी भाषा है वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इसकी साहित्य और सांस्कृतिक महत्व बहुत प्राचीन है। यह भाषा न केवल साहित्यिक प्रकृतियों के माध्यम से बल्कि लोकगीत, कविताओं और धार्मिक अनुष्ठानों में अपनी पहचान बनाती है। तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी और अन्य कवियों ने इसे साहित्यिक ऊंचाई ही प्रदान की। यानी देखिए जो हमारी अवधी भाषा है उसकी जो प्रमुख साहित्यकार या ये कहें जो प्रमुख लोग हैं उनमें आप पहला तुलसीदास लिख सकते, दूसरा आप मलिक मोहम्मद जायसी लिख सकते हैं। ये जो हैं ये प्रमुख लोग हैं जिन्होंने इसे ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया। अब हम देखेंगे मुख्य भाग। मुख्य भाग कौन कौन से, तो पहला हम देखेंगे अवधी की भाषाई स्वरूप। अवधी का जो भाषाई स्वरूप है उसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं, ध्वनि और शब्द संरचना। अवधी में शब्दों की ध्वनि सरल और मधुर होती है। इसमें सांस्कृतिक और प्रकृति का गहरा प्रभाव होता है। ठीक है, प्रभाव हमें दिखाई देता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, रामचरितमानस की सरल शब्द और लयबद्ध ध्वनि। ये जो है रामचरितमानस, इसमें जो है वो सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है और लयबद्ध ध्वनि होती है। यानी जब हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो लय के साथ में उसे पढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं लिपि और व्याकरण। किस तरह से यह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इसकी व्याकरण संरचना हिंदी में मिलती जुलती है क्योंकि ये जो इसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इतिहास और विकास। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं अपभ्रंश और प्रकृति के उद्भव। किस तरह से अवधी का विकास प्राचीन प्रकृति और अपभ्रंश भाषा से हुआ है। यानी ये जो है इसका विकास जो हुआ है अपभ्रंश भाषा से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मध्यकालीन साहित्य में योगदान। 14वीं और 15वीं सदी में अवधी एक प्रमुख साहित्य भाषा बनी। तुलसीदास और जायसी ने इसे लोक भाषा के साथ साथ साहित्य पहचान दी। यानी जो तुलसीदास हैं उन्होंने ही इसे लोक भाषा और साहित्य पहचान देने का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साहित्यिक योगदान। इसके अंतर्गत आप पहला लिख सकते हैं धार्मिक साहित्य। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखित सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, यह ग्रंथ न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ें भी लिखी गई हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सांस्कृतिक साहित्य। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत अवधी साहित्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। अन्य कवियों जैसे आलम और कुतुबन ने भी अवधी को समृद्धि की है। यानी इन लोगों ने भी इसमें योगदान दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोक भाषा और संस्कृति में भूमिका। किस तरह से लोक भाषा और संस्कृति में भूमिका है, इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं लोकगीत और कहावतें। किस तरह से अवधी भाषा में सौरा, बिराहा और विवाह गीत जैसे लोकप्रिय प्रचलित हैं। यानी इसके अंतर्गत जो हमारी कविताएं होती हैं, मुहावरे होते हैं, लोकगीत होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक भजन कथाएं अवधी भाषा में सुनाई जाती हैं जो उनकी लोकप्रियता को दर्शाती हैं। यानी अवधी भाषा में ही जो हमारी धार्मिक कथाएं होती हैं, धार्मिक स्टोरी होती हैं वो सुनाई जाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आधुनिक युग में स्थिति। यानी जो हमारा आधुनिक युग है उसमें अवधी भाषा की क्या स्थिति है।
तो इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं वर्तमान उपयोग अवधि आज भी उत्तर प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि आज की टाइम में भी उत्तर प्रदेश में जो है वो अवधि ही भाषा बोली जाती है। अब आप मुझे बताना कमेंट में कौन कौन उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ, ठीक है, बट अब मैं दिल्ली में रहती हूँ। ये चीज़ आप मुझे भी बताना कि कौन कौन उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे अवधि का प्रभाव, यानी जो अवधि भाषा है उसका क्या प्रभाव रहा। हिंदी के विकास में अवधि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संकट और संरक्षण, किस तरह से आधुनिक हिंदी के प्रभाव के कारण अवधि का स्वतंत्र अस्तित्व कमजोर हुआ है, लेकिन साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसका महत्व बरकरार है। यानी अगर हम कहें तो इसको संकट और संरक्षण दोनों ही प्राप्त हैं। किस तरह से, क्योंकि देखिए जो हमारी आधुनिक हिंदी है उसकी वजह से ही संकट का सामना करती है, बट अभी भी इसकी जो लोकप्रियता है वो कायम है, किसमें, साहित्य में और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के, अवधि एक समृद्ध भाषा है जिसने भारतीय साहित्य और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। यह न केवल धार्मिक ग्रंथों की भाषा रही है बल्कि लोक जीवन में भी इसका गहरा प्रभाव है। हिंदी के विकास में इसका योगदान उल्लेखनीय है। इसे संरक्षित और प्रोत्साहित करना हमारे सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने के लिए आवश्यक हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा, राजभाषा के रूप में हिंदी के महत्व पर विचार कीजिए। यानी राजभाषा के रूप में जो हिंदी का महत्व है वो आपको बताना है। तो इसका परिचय देख लेते हैं। इसके परिचय में आप लिख सकते हैं, हिंदी भारत की राजभाषा है जिसे 14 दिसंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। यह देश की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदी न केवल भारत के राज्यों को एक सूत्र में बांधती है बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे मुख्य भाग कि इसके कौन कौन से मुख्य भाग हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं राजभाषा के रूप में हिंदी का चयन, किस तरह से। पहला हम देखेंगे संवैधानिक प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे भाषाई व्यापकता। हिंदी भारत में लगभग 40% से अधिक लोगों की मातृभाषा है। यानी देखिए हिंदी कितने बड़े पैमाने पर बोली जाती है। 40% से भी अधिक लोग जो हैं वो हिंदी का यूज़ करते हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सरल और सुलभ भाषा। इसकी व्याकरणीय संरचना और शब्दावली इसे सीखने और समझने में आसान बनाती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय एकता में योगदान, किस तरह से हिंदी का राष्ट्रीय एकता में योगदान है। तो पहला आप इसमें लिखेंगे संपर्क भाषा। हिंदी विभिन्न भाषाई समूहों के बीच संवाद का साधन है। उदाहरण के लिए उत्तर और दक्षिण भारत के बीच हिंदी संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती हुई हमें दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांस्कृतिक एकता। हिंदी साहित्य, संगीत और सिनेमा के माध्यम से देश को एकता का संदेश देती है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रशासनिक उपयोग। प्रशासनिक उपयोग किस तरह से होता है। पहला आप देखेंगे सरकारी कामकाज, किस तरह से हिंदी केंद्रीय सरकार और राज्य के बीच संवाद की प्राथमिक भाषा हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा विधिक दस्तावेज, किस तरह से सरकारी नियम और कानून हिंदी में उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि सभी लोग उनको समझ सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सरल संपर्क। आम जनता से सरकारी तंत्र का सीधा संवाद हिंदी के माध्यम से हो जाता है क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा और मीडिया में भूमिका, किस तरह से शिक्षा का माध्यम हिंदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा को सुलभ बना दिया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मीडिया और सिनेमा। हिंदी समाचार पत्र, टेलीविजन और सिनेमा ने इसे जनप्रिय भाषा बना दिया। उदाहरण हिंदी फिल्म उद्योग ने हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाई है क्योंकि अब हिंदी जो है वो विश्व स्तर पर भी देखी और बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैश्विक स्तर पर हिंदी। प्रवासी भारतीयों के बीच लोकप्रियता, किस तरह से हिंदी की जो लोकप्रियता है प्रवासी भारतीयों के बीच बढ़ी है, किस तरह से, चलिए देखेंगे। हिंदी ने विदेशों में बसे भारतीयों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव बना रखा है क्योंकि हिंदी की वजह से ही हम सांस्कृतिक जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पहचान। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर हिंदी का उपयोग बढ़ रहा है क्योंकि अब हम संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी हिंदी का प्रयोग करते हुए देख सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे चुनौतियां और समाधान किस तरह से। पहला आप इसमें लिखेंगे क्षेत्रीय भाषाओं का संतुलन। किस तरह से क्षेत्रीय भाषाओं का संतुलन होता है, हिंदी को बढ़ावा देते हुए अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मान करना भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंग्रेजी का प्रभाव। शिक्षा और प्रशासन में अंग्रेजी का वर्चस्व हिंदी के प्रसार में बाधा बनता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समाधान किस तरह से क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी के बीच संतुलन बनाए रखना और हिंदी को आधुनिक तकनीक और शिक्षा के साथ जोड़ता है। ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। यह देश के भीतर प्रशासनिक कार्य, शिक्षा और जनसंचार के माध्यम के रूप में उपयोगी है। हिंदी न केवल भारत की विविधता में एकता को दर्शाती है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान को भी सुदृढ़ बनाती है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए हमें इसके उपयोग और सम्मान को बढ़ावा देना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन और इसका पूरा ही आंसर समझ में आ गया होगा।